वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस में। आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर 2 में जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। शुरू करते हैं। रेडियो एक्टिवता की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। In the second half of the 19th century, various type of discover were made. जो 19वीं सेंचुरी है उसके अर्ध आधे तक क्या हो गया था, बहुत टाइप के क्या हो गए थे, डिस्कवरी यानी खोज हो गई थी। विलियम रॉन्गटन, जो विलियम रॉन्गटन एक क्या है वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या किया 1845 और 1923 के बीच डेमोन्स्ट्रेटेड इन 1895 एग्जैक्ट 1895 में इन्होंने क्या किया, व्हेन कैथोड रे कोलाइड विद, इन्होंने क्या किया, कैथोड रे को कोलाइड किया विद मैटर प्रेजेंट इन द ट्यूब, ट्यूब में जो मैटर प्रेजेंट है उसके साथ। दे प्रोड्यूस रेज लाइक इलेक्ट्रॉन, वो कैसी रेज प्रोड्यूस कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स की तरह। विच कैन कॉज फ्लोरेंस इन फ्लोरेसेंट मटेरियल प्लेस्ड आउटसाइड द कैथोड रे ट्यूब, जो कैथोड रे ट्यूब है उसके आउटसाइड में क्या हुआ, फ्लोरेंस जो मटेरियल था वो क्या किया, उसने फ्लोरेंस किया, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिदीप्ति मटेरियल, मतलब प्रतिदीप्ति पदार्थ। तो ये किसने की खोज, विलियम्स रॉन्गटन ने। इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपनी डिस्कवरीज बताई। इसके बाद आता है 1896। पहले 1895 में क्या हुआ, विलियम रॉन्गटन ने अपनी क्या दी, कैथोड रे से कोलाइड किया मटेरियल मैटर का ट्यूब में, और उन्होंने क्या किया, ये अपना एक्सपेरिमेंट किया। इसके बाद 1896 में क्या आए, अगर हम हिंदी में बोले तो 1895 में कैथोड किरण नली में उपस्थित पदार्थ के टकराने से इलेक्ट्रॉन की तरह क्या हुई, किरणें उत्पन्न हुई, जो क्या करे, कैथोड नली के बाहर क्या किए, प्रतिदीप्ति यानी चमक उत्पन्न की उसमें। ये किसने दिया, विलियम रॉन्गटन ने। इसके बाद आए कौन, 1896 में हेनरी बेकुलर। कौन आए, हेनरी बेकुलर। हेनरी बेकुलर ने कहा, इन्होंने क्या किया, वॉज वर्किंग विद पोटेशियम यूरेनियम सल्फाइड। ही ऑब्जर्व, उन्होंने क्या किया, ही ऑब्जर्व्ड that these substances या substances जो भी बोले, emits certain type of rays on its own. These rays are called radioactive rays. ये कह रहा है कि 1896 यानी 1896 में हेनरी बेकुलर करके एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने किस पे काम किया, पोटेशियम यूरेनियम सल्फाइड पे इन्होंने क्या किया, काम किया, और इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो सबस्टांसेस हैं यानी जो पदार्थ है वो उसकी जो अन्य ऊर्जा के कुछ विकिरण उत्सर्जित करता है, उन किरणों को उसने क्या कहा, जो वो क्या करता है, किरणें उत्सर्जित करता है, वो उसको उसने क्या कहा, रेडियो एक्टिव किरण कहा उसने उसको। अब आता है रेडियो एक्टिविटी किसे कहते हैं, रेडियो एक्टिव किरण हमने पढ़ लिया। अब आता है रेडियो एक्टिविटी किसे कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी किसे कहते हैं, द फिनोमिनन of a spontaneous emission of certain high energy rays high energy rays
from a radioactive substances, from a radioactive substances is called radioactivity. द फिनोमेनन ऑफ स्टॉर्म, ये कह रहा है कि किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ से कुछ क्या होता है, ऊर्जा की कुछ विशिष्ट किरणों का क्या होता है, खुद से क्या होता है, स्वतः क्या होता है, उत्सर्जन होता है। उसको क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। इस फील्ड पर बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया। इस क्षेत्र में पहले किसने काम किया, एक आती है मैडम क्यूरी। द फील्ड was developed by Madame Curie, Pierre Curie, Rutherford, and Frederick सोडी। इस फील्ड पे किस किसने काम किया, मैडम क्यूरी ने काम किया, पियरे क्यूरी ने काम किया, और साथ में रदरफोर्ड और फ्रेडरिक सोडी ने क्या किया, मिलकर इस पे क्या किया, इस क्षेत्र में क्या किया, काम किया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं इसको रफ करती हूँ। अब जो मैडम क्यूरी है, और क्या बोला था हमने, पियरे क्यूरी है, रदरफोर्ड एंड फ्रेडरिक सोडी भाई, इन सब ने क्या किया, इस पे क्या किया, काम किया। इन तीनों ने, चारों ने, सॉरी, इन चारों ने क्या किया, रेडियो एक्टिव पे क्या किया, काम किया। तो इन्होंने देखा इन दिस इमिशन, इस इमिशन में इन्होंने क्या देखा, इन दिस इमिशन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ रेज, इन्होंने इसमें क्या किया, 3 टाइप के रेज के बारे में पढ़ा। एक तो होता है अल्फा, बीटा एंड गामा। इसको कहते हैं क्या, अल्फा, ये हो गया बीटा, और ये हो गया गामा। इन 3 रेस के बारे में क्या किया इन्होंने, क्या किया, इन 3 रेस को क्या किया, वाज ऑब्जर्व। इस मिशन में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन 3 रेस को। इन्होंने बोले थे जो मैं इस क्षेत्र में क्या किया, मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी, रदरफोर्ड और फ्रेडरिक सोडी ने क्या किया, काम किया। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि क्या बोलते हैं, इनसे 3 प्रकार की किरणें क्या हो रही है, उत्सर्जित हो रही है। कौन कौन सी किरणें, अल्फा, बीटा और गामा। इसको हम फिगर से समझते हैं। इसने क्या किया, एक लेड बॉक्स लिया, क्या किया इसने, एक लेड बॉक्स लिया। इस टाइप से इसने क्या किया, इसने एक लेड बॉक्स लिया, इस टाइप से देख सकते हो आप। इन्होंने क्या लिया, इस टाइप से क्या लिया, लेड बॉक्स लिया। इस लेड बॉक्स पे इन्होंने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा। क्या रखा इन्होंने, एक रेडियो एक्टिव तत्व रखा। ये क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। हिंदी में बोले रेडियो एक्टिव तत्व, और इंग्लिश में रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब इन्होंने क्या किया, इधर क्या लिया, एक वैद्युत आवेशित प्लेट ली। क्या ली, वैद्युत आवेशित प्लेट।
इस वैद्युत आवेशी प्लेट में इधर की साइड क्या लेने के लिए, इधर की साइड ये लिया, यहाँ नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। इससे क्या हुआ, 3 रेज क्या हुई, उत्सर्जित हुई। क्योंकि ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव सतह उत्सर्जित होता है, तो इसके उत्सर्जन से क्या हुई, 3 क्या हुई, रेज उत्पन्न हुई। इसको बोले अल्फा, बीटा एंड गामा। ये है वैद्युत आवेशित प्लेट, वैद्युत आवेशित प्लेट, ये वैद्युत आवेशित प्लेट ली। ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र प्रभाव है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो इमिशन हुआ है किसका, रेस का, उनका क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र प्रभाव दिखा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन फील्ड, इलेक्ट्रॉन पे जो फील्ड है वो बता रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है किसका, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का। इस टाइप से है ये फिगर, इसको हम बॉक्स में रख लेते हैं। ये इस टाइप से क्या हुआ, लेड बॉक्स लिया, यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, अब हमने क्या लगाई, वैद्युत आवेशी प्लेट लगाई। अब जो ये अल्फा है, ये अल्फा कहाँ गया, माइनस वाले प्लेट की तरफ गया, बीटा क्या गया, प्लस वाली प्लेट की तरफ, और जो न्यूट्रल है वो सीधे ऊपर गया। इससे इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, हम उस पर बात करते हैं। इससे इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, रदरफोर्ड ने दिया कि जो अल्फा किरणों में जो धनात्मक आवेश है और जो इकाई द्रव्यमान है वो क्या है, ऊर्जा के उच्च कण है, उच्च ऊर्जा वाले कण है। तो रदरफोर्ड ने निष्कर्ष दिया कि जो अल्फा कण है ये हीलियम नाभिक होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ मिलकर अल्फा कण की गैस प्रदान करते हैं, जबकि जो बीटा है वो क्या है, ऋणात्मक वाला होता है, और जो गामा है ये किसकी प्रकृति क्या होती है, उदासीन यानी न्यूट्रल। तो आइए हम लिखते हैं, रदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट, रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला, अल्फा रे consist of particles with 2 units of positive charge, with 2 units of positive charges, 2 units of positive charge and 4 units of atomic mass, and 4 units of atomic mass। दूसरा कंक्लूजन इसने निकाला कि जो अल्फा पार्टिकल हैं, अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम को हम He से डिनोट करते हैं, अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियाई बिकॉज, क्यों माना हमने, बिकॉज along with 2 electrons they provide helium gas। इसलिए कहा जो अल्फा पार्टिकल्स है वो क्या होता है, हीलियम का क्या होता है, नाभिक होता है, हीलियम नाभिक होता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलकर अल्फा कण क्या करते हैं, हीलियम गैस प्रदान करते हैं। तीसरा कंक्लूजन इसने निकाला, जो बीटा पार्टिकल्स है consist of negative charge,
gamma rays are neutral in nature while gamma rays are neutral in nature। ये जो रदरफोर्ड है इसने कंक्लूजन निकाला क्या, जो अल्फा रेज है वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वो कंसिस्ट यानी होल्ड करते हैं क्या, 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दो क्या करते हैं पॉजिटिव चार्ज को यूनिट को क्या करते हैं कंसिस्ट करते हैं, और 4 यूनिट्स ऑफ एटॉमिक मास। अब जो अल्फा पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, हीलियम। उसने कहा कि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हीलियम, यानी हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं, हीलियम के नाभिक होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलके क्या करते हैं हीलियम गैस प्रदान करते हैं। तीसरा उसने ये कंक्लूजन निकाला कि जो बीटा है, बीटा पार्टिकल्स क्या होता है नेगेटिव चार्ज को क्या करता है कंसिस्ट करता है, जबकि जो गामा रेज है वो क्या होता है प्रकृति में क्या होता है न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन होता है। यानी जो अल्फा पार्टिकल है इसका नेचर क्या होता है पॉजिटिव, जो बीटा पार्टिकल्स होता है इसका नेचर क्या होता है नेगेटिव, और ये न्यूट्रल होता है। इसीलिए तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव की साइड अट्रैक्ट हुआ और पॉजिटिव रेज क्या हुई नेगेटिव की साइड है, क्योंकि अपोजिट साइड क्या होते हैं अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, इसीलिए ऐसे हुआ। ये था रेडियो एक्टिविटी, यानी रेडियो एक्टिवता। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आते हैं इसमें कुछ छोटे छोटे टर्म्स है जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हम परमाणु पढ़ रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर। या आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था क्या होती है एटॉमिक नंबर, फिर भी इसमें भी आते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या होती है, जो किसी तत्व का जो परमाणु होता है उस परमाणु के जो नाभिक है, ये जो परमाणु है इस परमाणु का जो नाभिक है, इस नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉनों की संख्या है उसी को क्या कहते हैं, उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसको हम Z से डिनोट करते हैं। तो अगर हम लिखना चाहें तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन्स की संख्या the number of protons present in the nuclei of atoms, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, in the nuclei of atoms of एलिमेंट्स, किसी एलिमेंट्स के न्यूक्लियाई में उपस्थित जो प्रोटॉन की संख्या उसको क्या कहते हैं एटॉमिक नंबर। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट बाय Z, Z से डिनोट करते हैं। कुछ एग्जांपल लेते हैं हम। और एक बात और याद रखना नोट, जो क्या होती है परमाणु में जो प्रोटॉन्स की संख्या है, परमाणु में प्रोटॉन्स की संख्या, परमाणु में प्रोटॉन्स की संख्या हमेशा किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के बराबर होती है। जितने उसमें प्रोटॉन्स रहेंगे उतने क्या होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स। ये तो हम एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल है जैसे लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 3 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बराबर होती है तो इसलिए 3 होगी, और परमाणु क्रमांक क्या होगा इसका 3।
क्योंकि हमने अभी बोला कि जो प्रोटॉन की संख्या है वही क्या होगा, उसकी परमाणु क्रमांक। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 3। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, सोडियम है, जैसे सोडियम कितने नंबर पे आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम 11। प्रोटॉन्स कितने पे आता है, 11 पे। तो प्रोटॉन की संख्या 11 है, सोडियम की इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे उसमें, 11। और जो प्रोटॉन की संख्या है उसकी क्या होती है, परमाणु संख्या भी होती है, यानी परमाणु क्रमांक। इसका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कितनी आएगी, 11। कोई और लेके देखते एलिमेंट, जैसे फ्लोरीन आता है 9 पे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन का प्रोटॉन की संख्या 9, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 9 होगी, और जितनी प्रोटॉन की संख्या उतनी क्या होगी उसमें परमाणु संख्या होगी, कितनी, 9। इस टाइप से परमाणु संख्या है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आता है हमारे पास द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। जब हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या को क्या करें, जोड़ें, तो वो क्या होता है, उसका द्रव्यमान संख्या। इसको ए से डिनोट करते हैं। हमको पता है परमाणु संख्या जो होती है, प्रोटॉनों की संख्या ही क्या होती है, परमाणु संख्या होती है। इसलिए हम प्रोटॉन की संख्या को Z परमाणु संख्या से लिख सकते हैं। इसलिए A इज इक्वल टू Z प्लस N, या A इज इक्वल टू P प्लस N, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या। अब आता है समस्थानिक यानी आइसोटोप्स। These are atoms, ये ऐसे प्रकार के एटम्स यानी परमाणु होते हैं, ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही तत्व के वे सभी परमाणु, दैट हैव, जिनका, द सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। यानी एटॉमिक नंबर यानी उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या तो क्या होती है, सेम होती है, बट लेकिन डिफरेंट मास नंबर, उनका जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। और द्रव्यमान संख्या को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो उनको क्या कहलाते हैं, वो आइसोटोप्स कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है प्रोटियम यानी 1H1, ड्यूटेरियम 1H2, टाइटियम 1H3। देखिए इसमें क्या है, परमाणु संख्या तो सबकी बराबर है, 1 1 1, लेकिन जो इसका क्या है, एटॉमिक मास नंबर है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, डिफरेंट है। तो इसी को क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आता है इसमें समभारिक यानी आइसोबार। अब नाम से ही पता है समभारिक, जिसमें क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर तो क्या होता है, अलग अलग होता है, और एटम्स भी क्या होते हैं, इसमें डिफरेंट होते हैं। पहले वाले में सेम एटम्स थे और अलग अलग क्या था, उनका क्या था, परमाणु भार था अलग अलग, और परमाणु क्रमांक सेम था, और एक ही तत्व के एलिमेंट्स थे। लेकिन इसमें क्या होता है, जो परमाणु है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के परमाणु होते हैं, उनका क्या होता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, उनकी जो परमाणु संख्या होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन जो उनका मास नंबर होता है, द्रव्यमान संख्या, वो क्या होती है, सेम होती है। अब देखिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ऑर्गन है, इसका देखिए 18 क्या है, परमाणु संख्या को नीचे दिखाते हैं 18, और ये क्या है, इसकी मास नंबर, इसका मास नंबर 40 है। आते हैं जैसे पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19, ये तो अलग अलग है, देखिए परमाणु क्रमांक सबके अलग अलग है, 18 19 20, लेकिन इनका जो क्या है, मास नंबर है वो सेम है, 40 40 40। अब देखिए एक कार्बन का देखिए 6 इसमें एटॉमिक नंबर 14 है, नाइट्रोजन का भी क्या है, एटॉमिक नंबर 14 है। तो सेम एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और मास नंबर सेम है। आप देख सकते हैं, आप जैसे पीवी लाइट को पीवी बोलते हैं, इसका क्या परमाणु क्रमांक 82 है, और जो ये इसका 83 है, लेकिन जो इसका क्या है, मास नंबर है वो क्या है, सेम है, 210 और 210। इस टाइप से हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, ये चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। अगर आप आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और इससे आपको एग्जाम में या अपने सिलेबस को कवर करने में काफी हेल्प मिलेगी। अगर आपको समझ में आया और आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, पसंद आया, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप अगली वीडियो मिस ना कर सके। नेक्स्ट वीडियो में 3rd चैप्टर पढ़ेंगे हम। थैंक यू।